आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर के अंदर हम जीवों में जनन किस प्रकार से होता है और जीवों में जनन की कौन कौन सी विधियां होती है उन सब विधियों के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनन है वो होता क्या है, जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखो, कोई भी जीव होता है यदि वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, मतलब जैसे कोई भी प्रजाति है, एक नई प्रजाति का निर्माण होता है, तो नया जीव कैसे बनेगा? जब पुराना जीव है वो जनन की क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एक नया जीव बनेगा। मतलब जनन किसे कहेंगे कि किसी जीव द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जनन या प्रजनन। मतलब कोई भी जीव होता है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। क्या करता है? अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जनन या प्रजनन कहा जाता है। अब बात ये आती है कि जीव है वो जनन क्यों करते हैं, जीव जनन की क्रिया क्यों करते हैं? तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम जनन होता क्या है ये पढ़ेंगे, उसके बाद में जनन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो जनन की प्रक्रिया के अंदर इस चैप्टर में हम अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है और कायिक जनन क्या होता है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जितनी भी विधियाँ हैं उन सब विधियों के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लोग प्रत्येक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। पहले हमने बात की कि जनन होता क्या है। जनन हम किसको बोलते हैं? कि कोई भी जीव होता है वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जनन या प्रजनन कहते हैं। बात ये हो गई जनन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है कि आज हमने जैसे बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की है, अब नियमित रूप से आगे है वो क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी और अब आपको क्या करना है? खुद के नोट्स भी तैयार करने हैं, खुद के द्वारा नोट्स तैयार करने हैं। उन नोट्स के अंदर आपको जैसे जैसे बताया जाता है उस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। तो जैसे हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है कि जीवों में जनन, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया अपने जनन कि जनन होता क्या है, तो इसकी परिभाषा है वो नोट्स के रूप में लिखनी है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें कि जीवन अवधि या जीवन क्षमता। यदि हम बात करें कि कोई भी जीव होता है उसकी जीवन अवधि क्या होती है या उसकी जीवन क्षमता क्या होती है। मतलब जैसे कोई भी जीव होता है वो क्या लेता है? जन्म लेता है, ठीक है। कोई भी जीव जन्म लेता है, उसके बाद में वो वृद्धि करता है। वृद्धि करता हुआ वृद्धि के अंदर विभिन्न अवस्थाएं आती है। जैसे मनुष्य का हम उदाहरण लें तो मनुष्य के अंदर शिशु होता है, बाल्यावस्था बनती है, युवावस्था बनती है, अंत में प्रौढ़ावस्था बनती है और सबसे लास्ट में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब जीव जन्म लेता है और अंत में क्या होती है? उसकी मृत्यु होती है। ये निश्चित प्रक्रिया है कि जिस जीव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिस जीव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ये क्या है? एक निश्चित प्रक्रिया है। तो जैसे जीव ने जन्म लिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो जन्म से लेके मृत्यु की बीच की अवधि को क्या बोला जाता है? जीवन अवधि या जीवन क्षमता कहा जाता है। अच्छी तरह से आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि या जीवन क्षमता है वो किसको कहते हैं? कि किसी जीव द्वारा उसके जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का समय काल या बीच की अवधि उस जीव की क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है। अब देखो, इस चैप्टर में हम कुछ जीवों की जीवन अवधियों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा जीव कितने साल तक जीवित रहता है। तो जीवित रहना और एक क्या होता है? एक तो होती है किसी भी जीव की प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है। प्रकृति के द्वारा जैसे अपनी संपूर्ण आयु को वो जी के उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है, या फिर किसी एक्सीडेंट के में मृत्यु मतलब प्राकृतिक होनी चाहिए, उससे पहले मर जाता है व्यक्ति।
तो उसको जीवन अवधि के अंदर सम्मिलित नहीं किया है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी जीवन अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है, किसी की समान नहीं होती है। कोई जीव ऐसा होता है जो एक दिन जीवित रहता है और कई जीव ऐसे होते हैं जो 500 साल तक जीवित रहते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रत्येक जीव है उसकी जीवन अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी जीव है उनकी जीवन अवधि समान होती है। कैसे? जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ जीवों की जीवन अवधियाँ लिखी हुई है यहाँ पे कि कुछ जीवों की जीवन अवधियाँ। आपको क्या करना है कि अपने जनन हो गया, नेक्स्ट हेडिंग अपने को लगानी है जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन अवधि या जीवन काल हेडिंग लगोगे आपने, तो इसके अंदर अपने सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है। तो इसके अंदर अपने को ये लिखना है कि जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक के बीच के समय काल या बीच की अवधि को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। उसके आगे अपने को ये लिखना है कि प्रत्येक जीव है उसकी जीवन अवधि है वो अलग अलग होती है। किसी भी जीव की जीवन अवधि या किसी बहुत सारी प्रजातियों की जीवन अवधि समान नहीं होती है। कुछ जीव हैं वो कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं, जैसे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या हम 1 दिन भी बोल सकते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कई सालों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके आगे अपने को लिखना है कि कुछ जीवों की जीवन अवधियाँ निम्न हैं। तो कुछ जीवों की देखो जीवन अवधियाँ यहाँ पे दिख रही होगी, आपको नहीं दिख रही है तो मैं बोल देता हूँ कि हाथी है वो 75 वर्ष जीवित रहता है। गुलाब की जीवन अवधि है वो 10 साल होती है। कुत्ता है 15 से 16 वर्ष। तितली 1 से 2 हफ्ते। कौवा 15 वर्ष। केला 25 वर्ष। जेलीफिश 1 वर्ष। चूहा 2 से 3 वर्ष। मनुष्य 70 से 80 वर्ष। गिलहरी 6 से 8 वर्ष। गाय 26 वर्ष। तोता 140 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। घोड़ा 50 वर्ष और बरगद है वो 300 से 400 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये है कुछ जीवों की, और कुछ पेड़ पौधे भी दिए हुए हैं उनकी जीवन अवधि। अब बात ये आती है कि इनकी जीवन अवधि आप लोग जैसे किताबों के अंदर पढ़ोगे, यही मान लो चीज़ आप किसी किताब में पढ़ रहे हो तो अपने जैसे सिलेबस में एक NCERT बुक अलग होती है, उसके बाद में बहुत सारे पब्लिकेशन है वो अपनी अपनी किताबें छापते हैं। जैसे मान लो कि SP की मान लो, एक्सीलेंट मान लो, संजीव मान लो, और भी बहुत सारी आती है। तो उन सब में क्या होता है कि ये जो जीवन अवधि है ये अलग अलग हो सकती है, ये समान होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें 1% आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ये अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है। भाई हम इस किताब में पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे दिख रहा है, दूसरी वाली किताब में देख रहे हैं तो उसमें ऐसे दिख रहा है। तो इसमें 1% भी कंफ्यूज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन अवधि किस पर निर्भर करती है? प्रजाति पर। याद रखना, प्रजाति पर। जीवन अवधि किस पर निर्भर करती है? प्रजाति पर। जैसे मान लो कि हम कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आम तौर पर गाय, ठीक है, हमने उदाहरण लिया गाय, कितने वर्ष होती है इसकी जीवन अवधि? 26 वर्ष होती है। लेकिन अब गाय की नस्ल होती है, नस्ल, बहुत नस्लें होती है गायों की नस्लें हैं वो बहुत होती है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि किस नस्ल की गाय की जीवन अवधि कितनी है। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जैसे निश्चित प्रजाति को माना जाता है और उसके बाद में नस्ल को उसी पर डिवाइड होता है। तो हो सकता है कि जैसे मान लो कि गाय की दूसरी नस्ल है तो उसके अंदर 24 वर्ष भी आपको दिखाया जा सकता है, 25 वर्ष भी दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कंफ्यूज अपने को 1% नहीं होना है, अगर इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है तो कोई नहीं, अपने मान लो कि निर्धारित यही करना है कि जीवन अवधि किस पर निर्भर करती है? प्रजाति पर, उसकी नस्ल पर। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर 70 से 80 माना है, पहले 100 वर्ष माना जाता था लेकिन अब 70 से 80 माना जाता है। क्यों? क्योंकि आयु अवधि है, जीवन अवधि है वो मनुष्य की कम हो गई है। अब उसका कम होने का कारण बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि खान पान है, ठीक है, और किस प्रकार के वातावरण के अंदर वो रहता है। तो ये सब कारण के कारण क्या हुआ है कि जीवन अवधि प्रत्येक जीव की कम हो गई है। अब हम बात ये करते हैं कि जैसे हम ये कहें कि जो भी जीव है वो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। कोई भी जीव हो, यदि उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। कहने का मतलब कोई भी जीव है वो अमर नहीं होता है, कोई भी जीव है वो अमर नहीं होता है।
ये तो हम अपनी भाषा में ही बोलते हैं, आम भाषा में भी बोलते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। इसी कारण किसी को अपने आप पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि वो हमेशा जीवित रहेगा, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसको भी जवाब देने के लिए, मतलब अगर हम बात करें कि कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन है अमर कौन सा जीव है उसकी बात हम करते हैं। जैसे अमीबा होता है, उसको अमर माना है भाई। अमीबा है, उसको क्या माना है? अमर। देखो अमीबा क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अपने अलैंगिक जनन की विधि आएगी, उसके अंदर मैं बता दूंगा आपको आगे कि अमीबा क्या होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। और अमीबा के अंदर जनन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब कंप्लीट प्रक्रियाएं केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। इसमें यह नहीं होता है कि कोई अलग अलग जीव है इसमें भाग लेता है, सब अलग अलग कोशिका भाग लेती है, सब इस एक कोशिका के द्वारा ही कंप्लीट कार्य है वो संपन्न होते हैं। मतलब जनन, प्रजनन, अगर हम बात करें जनन की तो जैसे मान लो कि अमीबा है, उसकी सर्जना इस प्रकार से होती है। अब इसमें जनन कैसे होता है? पढ़ा होगा आपने कि ये बीच में से टूट जाता है तो एक केंद्रक इधर बन जाता है, दूसरा इधर बन जाता है। अब ये दो नए अमीबा बन जाते हैं। मतलब मृत्यु, जैसे मान लो कि मृत्यु होती है किसी जीव की, मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसको क्या किया जाता है? मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर को या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। बाकी जीवों में भी सेम इसी प्रकार से होता है कि उनके शरीर को क्या कर दिया जाता है? या तो दफना दिया जाता है या फिर उनके शरीर को जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन अमीबा है, अमीबा का देखो जो ये जीव था, ठीक है, अमीबा का ये जीव था, इस जीव को नष्ट नहीं किया गया, नष्ट बिल्कुल नहीं किया गया। कैसे नहीं किया गया? क्योंकि देखो ये जीव है तो इस जीव के अंदर ये जो अमीबा था ये क्या हो गया? दो भागों में बंट गया, ठीक है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीव है इसको ना तो नष्ट किया गया, इसके शरीर को ना तो खत्म किया गया, बल्कि देखो ये दो भागों में बंट गया तो दो नए अमीबा बन गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनको अमर माना गया है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मली ये पूछा जाता है कि ऐसा कोई जीव, अगर आपके बहस चल रही है अपने सहपाठियों के साथ में या किसी के भी साथ में, कोई ये बहस करता है कि यहाँ पे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, कोई अमर नहीं रह सकता, तो आप उसके साथ में ये बिल्कुल बहस कर सकते हो कि अमीबा होता है उसको अमर माना जाता है भाई। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का मतलब क्या होता है कि उसके शरीर को नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका शरीर नष्ट नहीं होता है। तो ये हुई अपने जीवन अवधि, आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। देखो मैं भी इसको साफ कर रहा हूँ। अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहले जनन की परिभाषा लिख लेना, नेक्स्ट जीवन अवधि या जीवन क्षमता उसकी परिभाषा लिख लेना, कुछ मैंने पॉइंट बताए हैं वो लिख लेना और उसके बाद में ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया अपने जीवन अवधि या जीवन क्षमता। अगला टॉपिक देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक हम बात करते हैं प्रजनन की भूमिका, कि प्रजनन जीव के अंदर होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रजनन के ये पॉइंट है जो मुख्य रूप से भूमिका रखते हैं। जैसे मेन कोई भी काम स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति का है उसका रोल होता है, अलग अलग रोल होता है। हम फिल्म देखते हैं, फिल्म के अंदर हीरो होता है उसका अलग रोल होता है, विलन होता है उसका अलग रोल होता है, हीरोइन है उसकी अलग रोल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या होती है? अलग अलग भूमिका होती है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रजनन की क्या भूमिका है, मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के अंदर प्रजनन की क्या भूमिका है। तो कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्रजनन की क्या क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन की।
प्रजनन के बिना जीवन है वो अधूरा होता है। बात क्लियर हो गई कि प्रजनन के बिना जीवन अधूरा है। कैसे अधूरा है? अगर प्रजनन ही नहीं होगा तो किसी भी जीव का जीवन है वो कैसे होगा पूरा? कभी पूरा नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो कि आप अपना उदाहरण ले लो, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जैसे मनुष्य है तो उनके संतानें होती है, ठीक है। उन संतानों के और संतानें होती है, तो हम अपनी भाषा में ये बोलते हैं ना कि इसके मतलब जीवन सफल हो गया। कैसे जीवन सफल हो गया? कि खुद था तो खुद के जो संतान थी, औलाद थी, उसने शादियां कर दी। उसके बाद में जो उनकी जो संततियां बनी, ठीक है, उनकी भी उन्होंने शादी कर दी, तो उसका जीवन है वो सफल माना जाता है, ठीक है। सफल इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर सब कुछ देख लिया, मतलब अपनी संततियां भी देख ली और उनकी संततियां भी देख ली। कहने का मतलब प्रजनन के बिना किसी भी जीव का जीवन है वो पूरा नहीं होता है। प्रजनन के बिना किसी भी जीव का जीवन है वो पूरा नहीं होता है। तो जीवन है उसके अंदर प्रजनन की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गया होगा कि प्रजनन के बिना जीव है उसका जीवन है वो संभव या पूर्ण हम नहीं मान सकते। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट कि जाति की जीवन क्षमता, जाति की जीवन क्षमता, कोई भी जाति होती है उसकी जीवन क्षमता, जस्ट अभी अपने टॉपिक कंप्लीट हुआ है जीवन क्षमता, ठीक है। मतलब कोई भी जाति होगी, जैसे मान लो एक प्रजाति है मनुष्य मान लो, ठीक है, हम मानते हैं मनुष्य प्रजाति है, ठीक है। अब मनुष्य प्रजाति है, उसके अंदर क्या बनेगी? संतति बनेगी। यदि हम ये बात करें कि उनके अंदर संतति बनना बंद हो जाए, मनुष्य प्रजाति है उसके अंदर यदि संतति बनना बंद हो जाए, मतलब नए जीव का जन्म होना बंद हो जाए, तो क्या होगा? जैसे मान लो हम मान ले अभी हमारी प्रजाति चल रही है, ठीक है, उसके बाद में जो नई प्रजाति आती है उसमें जन्म ही ना हो किसी जीव का, नया मनुष्य पैदा ही ना हो, नया बच्चा पैदा ही नहीं होगा, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि जब सब के सब मनुष्य क्या होंगे? मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब ये मनुष्य प्रजाति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब जाति की जीवन क्षमता प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला नंबर 3, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं की बात करें, विभिन्नता किसको बोलते हैं? जैसे दो जीव होते हैं, दोनों जीवों में अंतर पाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक के रूप से जो अंतर होता है उनको क्या बोला जाता है? विभिन्नता बोला जाता है। तो विभिन्नता किस प्रकार से प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? विभिन्नता इसलिए निभाती है कि जैसे एक हम आम उदाहरण माने कि अपने घर पे आप लोग 2 भाई बहन हो या 2 भाई हो या 2 बहनें हो, कुछ भी आप मान सकते हो। यदि आप में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, मतलब आप में विभिन्नता नहीं है, आप दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो, आपका दिमाग एक जैसा है, तो क्या घर वालों की आपको पहचानने में परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल परेशानी होगी, ठीक है। एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगर नाम सबका सेम हो जाए, सबकी शक्ल एक जैसी हो जाए, तो क्या उस प्रजाति के अंदर जीवन संभव होता है? नहीं होता है। अर्थात जीव में विभिन्नता का भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होता है कि यदि जीव के अंदर विभिन्नता होगी तभी क्या होगा? प्रजाति है वो विकसित हो पाएगी। अगर विभिन्नता नहीं है तो वो विकसित नहीं मान सकते। अगला 4 नंबर, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि हमारे देश की जनसंख्या है वो विश्व में जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दिन दिन बहुत बढ़ रही है जनसंख्या। अभी ताज़ा आपने न्यूज़ सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया है, ठीक है। सुना होगा आपने कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया है, उसकी बहुत लोग हैं वो खिलाफत कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजनीति में ये चलता रहता है, पक्ष है विपक्ष, खिलाफत है वो होती रहती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है। कैसे? जैसे एक हमारे परिवार के अंदर केवल 1 या 2 बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा है वो अच्छी प्रकार से हो सकती है, लेकिन यदि एक परिवार में एक इंसान के 7-8 बच्चे हैं तो वो किस प्रकार से उनको शिक्षित कर पाएगा? कभी शिक्षित नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि जो सुविधाएं आप 2 को दे सकते हो वो सुविधा 10 को नहीं दे सकते। और इसके अंदर सबसे मेन कारण होता है अशिक्षा। मतलब अशिक्षा के कारण ही लोग इस प्रकार है वो लगे रहते हैं और 8, 10, 15 तक है वो बच्चे पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या संगठन कैसे? यदि हमें जनसंख्या को नियंत्रित रखना है तो जीव का जन्म होगा तो क्या होगी? उसकी मृत्यु भी होगी। अगर जीव ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी होगी। तो वो क्या होगा? प्रजनन के अंदर जनसंख्या का संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हम 2 हमारे 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है आगे चल के कि इस प्रकार से कोई आपके ना प्रॉब्लम हो जाए कि कहीं पे आप अशिक्षा का शिकार होके कहीं 8-10 है वो लाइन ना लग जाए। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, जनसंख्या पे भी नियंत्रण रखना है। प्रतिस्थापन किसको बोलते हैं? सीधी सी बात है, ये पेन था, ये यहाँ पे था, मैंने इसको यहाँ ले गया तो ये क्या हो गया? इस पेन का प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन भी अनुकूल वातावरण के अनुसार जीव क्या करता है? अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो कि एक ऐसा जीव है जो हमेशा ठंड वाले क्षेत्र में रहता है, ठीक है। अभी वो ठंड वाले, जैसे यहाँ पे ठंड है, ठीक है, तो वो यहाँ रह रहा है, लेकिन यहाँ का तापमान बढ़ गया तो ये जीव क्या करेगा? दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ पे ठंड है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? उसका प्रतिस्थापन हो गया। मेन इसमें प्रजनन में कैसे भूमिका है? प्रजनन में इस प्रकार से कि जैसे मान लो कि वो ठंड वाले क्षेत्र में रहता है, अगर वो यहाँ रहता और वो अपने जन्म की क्रिया करता या अपने बच्चे पैदा करता तो उस टाइम जो जीव था तो उसके जो अंडे थे या शिशु थे वो उस तापमान वृद्धि के कारण नष्ट हो जाते। इसलिए उसका प्रतिस्थापन करना जरूरी है। अर्थात अब अनुकूल परिस्थितियों में या अनुकूल वातावरण में जीव का प्रजनन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो गया, देखो 1 पॉइंट और हो चुका है आपके प्रजनन की भूमिका। 5 पॉइंट है, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे प्रजनन की किस किस में भूमिका होती है। कि प्रजनन है जीवन जाति की जीवन क्षमता, विभिन्नता, जनसंख्या संगठन और